नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बल। इसके पहले ने हम लोगों ने गति से संबंधित न्यूटन्स के दिए गए नियम को पढ़ा था। तो आज हम उसके बाद बल के बारे में देखेंगे। हालांकि बल की कुछ जो बेसिक बातें थे उसे हमने न्यूटन्स के लॉ में भी पढ़ा था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा था और सेकेंड लॉ में भी किस तरह से हमने न्यूटन्स के नियम का प्रयोग करके बल का व्यंजक प्राप्त किया था। तो ये सारी बातें पिछले वीडियो में यानी कि गति से संबंधित वाला वीडियो में बताया गया है। तो आप पहले जाकर के प्लेलिस्ट में गति के नियम को पढ़ें और फिर आज का जो वीडियो है वह है बल से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं आज हम बल के बारे में काफ़ी रोचक बातें कि बल में कौन कौन से गुण होते हैं और बल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हमारे प्राकृतिक में कौन कौन से बल पाए जाते हैं, बल का मात्रक क्या होते हैं। तो चलिए आज इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से कवर करेंगे। तो सबसे पहले बल की अगर हम चर्चा करते हैं तो हालांकि पिछले वीडियो में भी बल का परिभाषा बताया गया था आपको, फिर से हम रिकॉल करते हैं। यदि हम बल की को अगर समझना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पे दो चित्र बनाया गया है, पहला और दूसरा। यह चित्र आपको बल के समझने के लिए ही बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लड़का जो है वह एक मोटी दीवार को धक्का दे रहा है और दूसरा लड़का जो है वह मेज पे रखी बॉल को धक्का देने का प्रयास कर रहा है या धक्का दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ से हम बल के बारे में समझेंगे कि बल क्या होते हैं और बल लगाने से वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन होते हैं। तो यह जो लड़का है देखने से ही बुड़बक लग रहा है, बुड़बक तो है ही है, काहे कि ये देखिए ये मोटी दीवार को धक्का दे रहा है। भला ये मोटी दीवार जो है इसे कभी खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। हालांकि ये दीवार अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन दूसरा लड़का क्या कर रहा है कि मेज पे रखी एक गेंद को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो जैसे ही गेंद को पुश करेगा बॉल क्या होगा, गति करेगा, यानी कि वह अपनी अवस्था में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। पहले ये किस अवस्था में है, जब ये रखी हुई बॉल थी तो वह विराम की अवस्था में थी। जैसे ही लड़का ने इसे पुश किया तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। तो हम कह क्या सकते हैं, अब इसी चित्र के माध्यम से हम डिफिनेशन निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे डिफिनेशन कि बल वह भौतिक कारक है या बल वह बाह्य कारक है जिसे किसी वस्तु के लगाने पर वह वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेता है या अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है या प्रयास करता है। जैसा कि हमने देखा कि इस लड़के ने जैसे ही वस्तु बॉल को पुश किया तो वस्तु क्या किया, अवस्था में परिवर्तन कर लिया। लेकिन इस बेवकूफ़ लड़का के द्वारा मोटी दीवार को क्या कर रहा है, खिसकाया जा रहा है। तो बल तो बहुत लगा रहा है, जितना इसके पावर है सब लगा रहा है, लेकिन दीवार वहीं का वहीं है। तो हालांकि दीवार घसक नहीं रहा है, लेकिन लड़के के द्वारा बल तो लगाया जा रहा है, बल लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह भी एक प्रकार का हमारा बल होगा और यह भी एक प्रकार का हमारा बल होगा। तो यहाँ से हम क्या डिफिनेशन निकालेंगे, तो डिफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं बल वह बाह्य कारक है जिसे किसी वस्तु पर आरोपित करने पर वह वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है या
करने की चेष्टा करता है। यहां से हम बल का डिफिनेशन इस प्रकार से काफी सरल शब्दों में दे सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जिसे किसी वस्तु पर आरोपित करने पर वह वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, जैसे कि हमने इस चित्र के माध्यम से समझा। तो दोनों बात होगा। अब यहां से हमने देखा बल के डिफिनेशन को समझ लिया। अब बल की अगर हम बात करते हैं तो बल में क्या क्या होनी चाहिए, बल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर कौन कौन से बात आवश्यक हैं। तो सबसे पहला बात हमारा क्या है कि बल हमेशा दो बिंदुओं के बीच, दो वस्तुओं के मध्य लगता है। एक जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है और दूसरा जिस पे बल आरोपित किया जा रहा है। जैसे कि इस चित्र में अगर हम देखें तो इस लड़का के द्वारा क्या किया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, और दूसरा इस दीवार पर बल क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है। तो यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, पहला जिसके द्वारा बल लगाया जाता है और दूसरा जिस पर कि बल लगता है। तो पहला हमारा ये यहाँ से हम देखेंगे कि यह दो वस्तुओं पर निर्भर करता है। दूसरा हम क्या देखेंगे कि इसमें सदैव दिशा होती है। जो बल लगता है वह एक निश्चित दिशा में लगता है। जैसे ये लड़का अगर पुश कर रहा है तो दीवार को एक निश्चित दिशा में आगे की ओर ढकेल रहा है। तो यानी बल में क्या होता है, एक दिशा भी पाए जाते हैं। तो पहला हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि यह दो वस्तुओं पर निर्भर करता है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, मिनिमम दो होंगे। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि यह एक निश्चित दिशा में लगता है। यह एक निश्चित दिशा में लगता है। जाहिर सी बात है कि हम निश्चित दिशा में ही बल को लगा सकते हैं। तीसरा क्या होगा कि बल के लगाने से या तो कोई वस्तु यदि विरामा अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में चला जाएगा, या गति की अवस्था में है तो वह विरामा अवस्था में चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वस्तु जब विरामा अवस्था में है और जैसे ही इस लड़का के द्वारा बल लगाया जाता है एक गेंद पे, तो बल क्या होता है, गति करता है। और जैसे ही बल गति करता है तो बल क्या होता है, तो सॉरी, जैसे ही गेंद गति करता है तो गेंद क्या होता है, अपना स्थान में परिवर्तन करता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि स्थान में परिवर्तन किया जाता है। हम बल को लगा करके यानी बल के द्वारा किसी भी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमें किसी बाल्टी में पानी लेके एक लाना है तो हम नल से पानी लेकर के दूसरे स्थान पे जाते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु को उठा करके किसी मजदूर द्वारा माथे पर ईंट लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो बल लगा करके हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सारी बात आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी देख रहे होंगे। तो स्थान में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन क्या यह संभव है कि बल लगाने से डेफिनेटली जो है वह स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है? तो कुछ में यह संभव होगा और कुछ बात में यह संभव नहीं होगा। जैसे कि इस लड़का की अगर बात करें तो इस लड़का द्वारा भी बल लगाया जा रहा है, लेकिन क्या यह दीवार अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है? तो नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है या करने की चेष्टा किया जाता है। दोनों काम होगा। या तो हम किसी वस्तु को उठा सकते हैं और दूसरी जगह पे उसे रख सकते हैं, या फिर उसे उठाने का प्रयास कर सकते हैं कि देखते हैं हमसे उठता है या नहीं। अगर उठ गया तब तो मजे से लेके चले गए, नहीं उठा तो भाई हमसे नहीं उठेगा,
अपना हाथ खड़ा कर दिए, भाई 2-4 आदमी मिल करके उसको उठा करके फिर एक जगह से दूसरे जगह रखते हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ देखें कि बल में कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला, तो यह 2 वस्तुओं पर निर्भर करता है। दूसरा, यह एक निश्चित दिशा में लगता है, और जैसी बल में निश्चित दिशा होता है यानी कि दिशा पाया जाता है, तो बल हमारा कैसा राशि होगा? तो बल हमारा क्या होगा? बल एक सदिश राशि है। बल कैसा राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि बल जब भी लगेगा तो वह एक निश्चित दिशा में होगा, मतलब उस बल के पास एक निश्चित डायरेक्शन होगा, किसी निश्चित डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, तो इसलिए बल जो हमारा है वह क्या है? एक सदिश राशि है। तो यहाँ से हमने देखा बल की परिभाषा और बल के कुछ छोटी छोटी बातों को हमने देखा। तो आई होप यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि बल क्या है और किस तरह से ये स्थान में परिवर्तन करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह देखेंगे अब बल के मात्रक। या फिर बल के मात्रक को देखने से पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया गया बल, न्यूटन ने किस तरह से बल को परिभाषित किया है उसको देखेंगे। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार, इसे हमने कल भी बताया था। तो न्यूटन के अनुसार यदि हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम को ध्यान में रखते हैं, जिसे कि कल बताया गया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम चर्चा करते हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है? कल भी बताया गया था कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। और संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह हमेशा बल की दिशा में होती है। यही हमारा न्यूटन के गति के दूसरा नियम है, और कल मैंने इसको प्रूव भी किया था, और इस नियम से हमने बल के व्यंजक को भी निकाल करके दिखाया था। तो यानी हम इस नियम को अगर ध्यान में रखते हैं तो हम लिख सकते हैं F बराबर m इंटू ए, और यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही हमें क्या मिलता है? बल का सूत्र प्राप्त होता है। कल भी इसकी चर्चा की गई थी। तो F बराबर m इंटू ए, यहाँ से हम क्या हो जाएगा, जहाँ F बराबर क्या हो गया? बल, यानी कि वस्तु पे आरोपित बल। m बराबर क्या हो गया? वस्तु का द्रव्यमान। और a बराबर क्या हो गया? वस्तु का त्वरण या एक्सीलरेशन। तो F बराबर हमारा फोर्स, m बराबर मास यानी कि द्रव्यमान, और a बराबर एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। और यही हमारा वस्तु के न्यूटन के सेकेंड नियम के अनुसार बल का व्यंजक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल जो होगा उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं? किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होंगे।
बराबर होंगे और हम लिख सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ से हमने देखा कि किस तरह से न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस भी बल को बल की सूत्र देता है और बल के बारे में जानकारी भी देता है। यदि हम बात करें तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो भी है वह भी बल का परिभाषा देता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ भी क्या है कि यदि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना करे, चाहे वह स्थिति गति की हो या विरामावस्था की हो। तो वह हमारा न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है और न्यूटन के सेकेंड नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएं कुछ इस तरह से कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तथा उसका त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो बल ज्ञात करे, यानी या वस्तु पर लगाए गए बल की गणना करें। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला से, F बराबर m इंटू ए, यानी कि m हमारा कितना है 5 kg और त्वरण कितना है हमारा 3, यानी कि 15 न्यूटन। तो ये हमारा बल, इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी बल की गणना कर सकते हैं। अब हम जो देखेंगे वह है हमारा बल का मात्रक। तो बल की मात्रक की अगर हम बात करें तो बल के भी अनेक पद्धतियों में अनेक मात्रक होते हैं। अगर हम बल के SI मात्रक की बात करें तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। यदि हम बल के CGS मात्रक में बात करें तो CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बल का मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स। तो बल का मात्रक सबसे पहले हम देखते हैं MKS सिस्टम में निकालते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। और द्रव्यमान अगर हम याद रहे हम यहाँ पे यूनिट निकाल रहे हैं, तो द्रव्यमान को किस चीज़ में मापेंगे, तो केजी में, और गुना त्वरण को किस चीज़ में हम मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा बल का क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। या इसी को हम बताए थे कि क्या लिखेंगे, केजी मीटर, और जब ये सेकेंड स्क्वायर है इसे जब हम ऊपर लिखेंगे तो केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2। तो ये दोनों हमारा बल का मात्रक कहलाएगा। तो याद रखेंगे कि बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2 होता है। यदि आप सारे भौतिक राशि के मात्रक किस प्रकार से निकाले जाते हैं और कौन कौन से भौतिक राशि के क्या मात्रक होते हैं, तो इनके संबंधित भी मेरे द्वारा वीडियो बना दिया गया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के भौतिकी का पहला चैप्टर जो है वह मात्रक भाग 1 से बनाया गया है, आप उसे जा कर के देखें और आप उसमें समझ जाइएगा। मात्रक से 2 वीडियो बनाए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। तो यदि आप वो दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को आसानी से निकाल सकते हैं, यदि आपको याद नहीं है तो। यहाँ से हमने देखा कि बल का मात्रक केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2 निकाला। यदि हम बल के
एसआई मात्रक की बात करते हैं तो बल के एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यदि हम बल के सीजीएस पद्धति में बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। काफ़ी बार यह भी पूछे गए हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन होता है और 1 न्यूटन में 10 पे पावर 5 डाइन होता है। और यदि हम एफपीएस सिस्टम में बात करते हैं तो बल का मात्रक पाउंडल होता है। तो इस तरीके से हमने देखे बल के विभिन्न पद्धतियों में विभिन्न प्रकार के मात्रक। अब यहाँ से आप प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएं तो प्रश्नों को आपको बारीकी से समझना है। यदि प्रश्न में सिर्फ पूछा जाए कि निम्नलिखित में बल के मात्रक हैं, यदि प्रश्न में ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में बल के मात्रक हैं, क्योंकि यहाँ पे इस प्रश्न में ये क्लियर नहीं किया गया है कि बल के किस पद्धति में इन्होंने मात्रक पूछा है। तो यदि प्रश्न में किसी पद्धति की चर्चा नहीं की गई हो तो जितने सारे विकल्प में यदि न्यूटन है, डाइन है, पाउंडल है या फिर ये है तो वे सारे विकल्प हमारे सही होंगे। लेकिन जैसे ही अगर प्रश्न में किसी पद्धति की चर्चा कर दी जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तब हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर न्यूटन होगा। यदि पूछा जाए कि बल का सीजीएस में मात्रक क्या होगा, तब हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर डाइन होगा। यदि पूछा जाए बल का एफपीएस में मात्रक क्या होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर पाउंडल होगा। यदि पूछा जाए बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा बल का मात्रक। अब हम देखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ बल। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ बल। तो प्रकृति में 4 तरह के बल पाए जाते हैं जिसकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। कौन कौन से बल पाए जाते हैं? तो प्रकृति में 4 तरह के बल पाए जाते हैं। टॉपिक लिखते हैं पहले, प्रकृति में पाए जाने वाले बल। प्रकृति में पाए जाने वाले बल। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दूसरा हमारा है विद्युत चुंबकीय बल, जिसे हम लोग ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स कहते हैं। तीसरा हमारा है नाभिकीय बल, जिसे कि हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और चौथा हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। ये 3 तरह के ही होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली हमको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 3 तरह के बल ही पूछे जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ब्रह्मांड में किसी भी 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि किसी भी 2 पिंडों के बीच
ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंड के बीच जो बल लगता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है, या फिर पृथ्वी नहीं, मान लेते हैं कि यह कोई दोनों पिंड है, दो पिंड है, ये बड़ा है, इसका द्रव्यमान हमने m रखा, और ये छोटा है, इसका द्रव्यमान हमने m2 रखा। मान लेते हैं कि यह m1 द्रव्यमान वाली वस्तु m2 द्रव्यमान की वस्तु से r दूरी पर है, या इसी को हम लोग d यानी कि डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि m1 द्रव्यमान की जो वस्तु है वह m2 द्रव्यमान की वस्तु से r दूरी पर स्थित है, तो इस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह क्या होगा। तो इसे हम इस तरीके से निकालेंगे कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वस्तुएं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। पहला क्या हो जाएगा कि वस्तुएं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। दूसरा क्या होता है, और उसके बीच के दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि हम पहला से क्या लिख सकते हैं कि F समानुपाती क्या कह रहा है कि द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान हमारा m1 है और m2 है, यानी कि m1 गुना m2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, और उसके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, F समानुपाती। अब बीच की दूरी कितनी है, तो ये हमारा r है, तो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो 1/r, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F समानुपाती 1/r²। ठीक है। अब जब हम समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे तब हम लिख सकते हैं F समानुपाती m1 इंटू m2/r²। यहाँ से हमने ये लिखा m1 m2/r²। अब हम देखेंगे कि चूंकि क्या लिखा मैंने, फिर से यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। क्या हो गया हमारा, F समानुपाती m1 इंटू m2/r²। अब यहाँ पे हमारा समानुपाती है, तो समानुपाती को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो जैसे ये समानुपाती हम हटाते हैं तो इसकी जगह हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, वह कैपिटल G से लिखा जाता है, और वह होता है m1 m2/r²। यही हमारा क्या हो गया, किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हो गया, G इंटू m1 m2/r²। जहां हम लिख सकते हैं कि जहां G एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। तो
तो ये हमारा हो गया g का वैल्यू। अगर g का वैल्यू पूछे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। तो यह हमारा यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब गुरुत्वाकर्षण बल की जब चर्चा हम लोग और डिटेल से करेंगे जब गुरुत्वाकर्षण बल के हम लोग टॉपिक पे जाएंगे। क्योंकि यहाँ बल के टॉपिक पे पढ़ रहे हैं तो थोड़े थोड़े बेसिक बातें सभी बल के बारे में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसकी पूरी डिटेल्स की चर्चा हम इसके सेपरेट टॉपिक में और विस्तार से करेंगे। तो यहाँ से हमने गुरुत्वाकर्षण बल को समझा। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल में ही एक हमारा है वह होता है पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या होता है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को यदि फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, वही वेग हमारा क्या कहलाता है, पलायन वेग कहता है। जैसे मान लिए यह हमारा पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है और यहाँ पे हम कोई वस्तु है, तो इस वस्तु को हम उतनी गति से फेंके, मतलब वह न्यूनतम वेग से फेंके कि यह वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाए। और जैसे ही वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर जाएगा तो सोचिए क्या वो वस्तु पुनः पृथ्वी पे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण परिधि से बाहर चला गया है, तो वह वस्तु लौट के कभी पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को यदि फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है और कभी पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आता है, तो वह वेग हम क्या कहलाएगा, पलायन वेग कहलाएगा। और यदि पृथ्वी पर पलायन वेग की बात करते हैं पृथ्वी पर, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से हम फेंक देते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है। तो इस तरीके से हमने पलायन वेग के बारे में देखा। अब हम देखेंगे दूसरा जो हमारा है वह है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या है कि आवेशों के बीच, किसी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या है, आवेशों के बीच लगने वाले बल है, आवेशों के बीच लगने वाला बल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इतनी ही बात को रखेंगे, बाकी की इसके डिटेल्स हम आगे के टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा क्या है, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल क्या है, तो ये नाभिक के बीच लगने वाले बल होते हैं और नाभिक के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। याद रहे यह जो है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबल बल है, ठीक। अगर पूछा जाए आपसे कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे प्रबल बल कौन है, तो वह हमारा नाभिकीय बल है। अब इसकी डिटेल अगर हम देखेंगे तो नाभिकीय बल दो तरह के होते हैं। पहला दुर्बल नाभिकीय बल और दूसरा प्रबल नाभिकीय बल। ये अगर विकल्प में आपको नाभिकीय बल ना दे करके दुर्बल और प्रबल दिया जाए तो आप प्रबल पे टिक कीजिएगा। प्रबल बल जो होता है वह प्रकृति में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रबल बल होते हैं, और यदि कोई नहीं हो, सिर्फ नाभिकीय बल हो, तो आप नाभिकीय बल पे टिक कीजिएगा। दुर्बल बल क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ होते हैं
उनसे अल्फा बीटा और गामा कण निकलते हैं और इसी कणों के बीच जो बल लगता है उसी को हम लोग दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, या इसी को हम लोग रेडियो एक्टिविटी फोर्स भी कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? यह किसी नाभिक में या तो प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में लगता है या फिर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के बीच लगता है। क्योंकि नाभिक पे लगा हुआ यह बल होता है और नाभिक में किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यह जो प्रबल बल होता है वह या तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कार्य करेगा या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कार्य करेगा। यह बल काफ़ी अधिक प्रबल होता है, इसलिए नाभिक कभी टूटता नहीं है और वह अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होता है। तो यही कारण है इसका। तो हम यहाँ से क्या देखें, प्रबल बल जो होता है वह प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मजबूत बल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नाभिकीय बल की, अगर बात हम क्रम की बात करते हैं तो नाभिकीय बल के बाद जो क्रम है वह है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल के बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे अधिक प्रबल बल कौन सा है? तो हमारा नाभिकीय बल है। और यदि पूछा जाए कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कमजोर बल कौन है, तो वह हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार यह पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने आज देखा बल, उसके डिफिनेशन और प्रकृति में पाए जाने वाले बल। अगले वीडियो में हम बल के और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि बल के कौन कौन से प्रकार है और उसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक्स बटन जरूर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा दिए गए सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर सही वक्त पे मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।